एवरीवन, दिस इज मी ज्योति सोनी एंड वेलकम बैक। तो आज हम हमारी पिछली कहानी को थोड़ा सा आगे लेकर जाने वाले हैं। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं द रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब 1857 का जो विद्रोह था, ये रिवॉल्ट था, ये क्या था? तो अभी तक के हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि किस तरीके से धीरे धीरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है या जो ब्रिटिशियर्स है वो कैसे इंडिया में स्टेबल हो गए थे। हमने सिर्फ इतना नहीं पढ़ा था कि वो यहाँ पर स्टैब्लिश हो चुके थे, बल्कि उन्होंने हमारे यहाँ का पावर जो है वो भी अपने हाथों में ले लिया था। ठीक है, अब पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में ले लिया है, वो हमारे यहाँ पर राज करने लगे हैं। अब धीरे धीरे जो लोग हैं हमारे यहाँ के, उनमें गुस्सा बढ़ने लगा था। जैसे कि बहुत सारे जो पीजेंट थे, क्राफ्टमैन थे, आर्टिशियंस थे, जो हम लास्ट की स्टोरी में सुन चुके हैं कि इन सबको कैसे अपने ऑक्यूपेशन से उन्होंने हटाया, कैसे उन्हें बेरोजगार किया, कैसे उनको मतलब खाने की भी सुविधा नहीं मिल पाती थी। तो ऐसे करते करते हर एक ग्रुप, सोसाइटी का हर एक जो ग्रुप था वो गुस्से से जलने लगा। फिर 1857 में ऐसा होता है कि एक चिंगारी जो है वो लग जाती है और ये पूरा की पूरा जो गुस्सा है वो रिवॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो, मैंने आपको यहाँ तक की जो एकदम शॉर्ट वाली समरी होती है वो तो एक्सप्लेन कर दी है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि जो 1857 का रिवॉल्ट था वो एक्चुअल में क्या था, इसके क्या क्या रीजंस थे, हर एक पर्सपेक्टिव देखेंगे। आफ्टर द रिवॉल्ट भी कंडीशंस देखने वाले हैं हम लोग। तो बिना किसी देरी के हम ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे कि भाई जो रिवॉल्ट है वो किस तरीके से स्टार्ट होता है, उसकी बिगिनिंग कैसी होती है। फिर उसके बाद एक सेकेंड, ओके थोड़ा सा स्लाइड का इशू हो चुका था। तो जो रिवॉल्ट के जितने भी सेंटर्स थे, जहाँ के लीडर्स थे, वो सारी चीजें भी पढ़ेंगे। रिवॉल्ट खत्म कैसे होता है, उसके कॉजेस क्या थे फेल्यूअर के, तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो जो रिवॉल्ट होता है शुरू, अब इसके रीजंस देखने हैं। तो भाई ये जो रिवॉल्ट है सबसे ज्यादा मतलब कहाँ पर शुरू होता है? नॉर्थन और सेंट्रल इंडिया में स्टार्ट हो जाता है। अ पावरफुल एंड पॉपुलर रिवॉल्ट ब्रोक आउट इन नॉर्थन एंड सेंट्रल इंडिया इन 1857। अब ये वाला जो है ये रिवॉर्ड क्यों शुरू होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक नाम पढ़ा था चिंगारी का, राइट? क्योंकि देखो रीजंस तो बहुत सारे थे, है ना। जब रिवॉर्ड स्टार्ट हुआ तो हमारे पास बहुत सारे रीजंस थे, लेकिन उसमें अभी तक के लोग क्या थे कि जितने भी लोग हैं, जैसे कि पीजेंट्स है, आर्टिशियन है, हमारे क्राफ्ट्समैन है, ये सारे जमींदार, मनी लैंडर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक सोसाइटी का हर एक मेंबर जो है इफेक्ट हो रहा था। तो ये लोग उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पा रहे थे, बस अंदर ही अंदर गुस्सा है ना कि तू एक बार मुझे मिल जा अकेले में, मैं तुझे देख लूंगा। तो हमारा यहीं तक के गुस्सा था, ठीक है, कि हम देख लेंगे, बट हम देख नहीं रहे थे। फिर एक ऐसा इवेंट होता है जिसको मैंने चिंगारी कहा है, कि जो हमारे सिपॉइज थे, जो सिपाही है, सॉरी यहाँ पर सिपॉइज वर्ड से डिफाइन किया गया इसे, मतलब सिपॉइज वो लोग जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहे हैं, बट दे वर इंडियंस, राइट? मतलब वो लोग इंडियन हैं, who were Indian soldiers of the company's army। ठीक है, जो कंपनी की आर्मी में जो इंडियन सोल्जर्स थे, तो वो उसे हमने यहाँ पे सिपाही कहा है, या सिपाही हम ये भी बोल के चल सकते हैं। ठीक है, तो इनके साथ में सब लोगों ने एक स्टोरी बहुत सुनी होंगी कि उस वक्त जो मिलिट्री के जो वेपन्स होते थे, ठीक है, तो वहां पर उसकी जो चर्बी हुआ करती थी वो कही जाती थी कि ये चर्बी जो है वो गाय के मांस की और सुअर के मांस की बनी हुई है, राइट? तो ये, और सबसे बड़ा वो एक कहना चाहिए कि हम इंडियंस के ऊपर ये है कि हम सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन जब भी हमारी रिचुअलिटी, रिचुअल्स जो है, रिलीजन है, इससे रिलेटेड अगर कोई भी चीज होती है तो हम उसे सहन नहीं कर सकते। ठीक है, गाय हमारी माता है, मोमेडियंस के लिए जो सुअर है वो थोड़ा पिग, वो बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है। आई थिंक, आई डोंट नो एक्चुअल में क्या रीजन है। सो ठीक है, हम गाय को लेकर के पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो वहां पे इन लोगों का जो क्या कहना चाहिए, जो एटीट्यूड है वो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है कि भाई जिसको हम पूछते हैं और उसी के मांस के साथ में हमें उसको मुंह से टच करना पड़ रहा है, तो ये तो बिल्कुल फेयर नहीं है। तो ये वाला एक वो टर्म आता है जहां पर ये रिवॉल्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ से शुरुआत हो जाती है कि भाई अब तो आंदोलन छिड़ेगा। अब तक के जो गुस्सा हमने अपने अंदर दबा रखा हुआ था, लेकिन अब हम उसको बाहर निकालेंगे।
होंगे। और यहीं से शुरुआत हो जाती है हमारे 1857 की क्रांति की, या रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये स्टार्ट हो जाता है। तो चलो अब हम धीरे धीरे करके बहुत सारे रीजंस पढ़ेंगे, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पर हमारे पास में बहुत सारे रीजन है। ठीक है, चिंगारी क्या थी वो हम लोगों ने देख ली, तो अब धीरे धीरे हम वो सारे रीजंस देखने शुरू करेंगे। एक चीज मैं आपको और शेयर करा दूं कि हमें ये चैप्टर बहुत इजीली समझ में आने वाला है। क्यों? क्योंकि हमने इसके पीछे की जो स्टोरी थी, बिहाइंड द सीन जो होता है ना, वो बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो हम इस चैप्टर को इजीली समझ लेने वाले हैं। तो हमारे पास में बहुत सारे रीजंस आने वाले हैं कि भाई रिवॉर्ड जो शुरू हुआ है, बहुत सारे रीजन है। तो पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने देखा था, तो सबसे पहला रीजन हमारे पास में आता है इकोनॉमी कॉजेस। ठीक है, अब इकोनॉमी कॉज क्या होगा? देखो, सबको पता है, जब हम वहां पे पढ़ रहे थे तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने हमारी जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से बर्बाद कर दी थी, है ना। क्योंकि हम लोग पहले जो है पूरे ईस्टर्न एरिया में जो हमारे यहाँ की जितने भी प्रॉफिट होता है तो हम पूरा मतलब वेस्टर्न एरिया में सेल किया करते थे, हमारा अच्छा खासा मार्केट था, हमारे यहाँ इकोनॉमी भी जनरेट हो रही थी। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स आते हैं तो उनने क्या किया, हमारे यहाँ के क्राफ्ट्समैन बंद करा दिए, पीजेंट्स का काम बंद करवा दिया, है ना। जितने भी आर्टिशियंस थे तो सारे काम बंद करके उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। हमने अभी कुछ टाइम पहले पढ़ा हुआ था कि हमारे यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल जो है वो वर्ल्ड वाइड थी। ठीक है, तो ये टेक्सटाइल जो है सारे जगह, इसका जो मलमल का कपड़ा था ये हर जगह फेमस था, इंक्लूडिंग जो ब्रिटिशर्स है वो खुद इसे यूज किया करते थे, है ना। तो अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमारे यहाँ का कॉटन जो है वहां पे एक्सपोर्ट करने से अच्छा उन्होंने क्या किया, उसको खुद वहीं पे बनाना शुरू किया और वो उसे ही इम्पोर्ट करने लगे, तो हमारा कॉटन टेक्सटाइल चला गया। हमारे यहाँ के बहुत सारे मसाले थे, बहुत सारी चीजें थी जो कि मतलब धीरे धीरे जो है बंद होने लगी। हमारे जो क्राफ्ट्समैन थे, आर्टिशियन थे, उन्होंने अपना काम बंद कर दिया। क्लियर। हमारे यहाँ के जो पीजेंट्स है, जो हमारे यहाँ के अच्छे मसाले थे जिसकी हम सप्लाई कर सकते थे, वो भी हमारे यहाँ धीरे धीरे बंद होते गए। तो कुल मिलाकर के हमारी जो इकोनॉमी है वो टोटली बर्बाद होने लगी। तो अब इससे क्या हुआ कि हमारे यहाँ की इकोनॉमी खराब हो गई, तो इससे जो लोग इससे कनेक्टेड थे उन लोगों के अंदर तो गुस्सा था ही था, क्योंकि पीजेंट, क्राफ्ट्समैन, आर्टिशियंस, और ये तीनों वर्ड बहुत आ रहे हैं बार बार, बट यस ये यूजफुल है यहाँ पे, दैट्स वाई हम इसको बार बार यूज कर रहे हैं। तो इन सब के ऑक्यूपेशन जा चुके थे, तो इनके अंदर भी एक गुस्सा बैठा हुआ था कि भाई जो जिस काम में मैं एक्सपर्ट था मुझे वो काम नहीं करने दिया गया। किसान कह रहे हैं कि हम जिस चीज में खुशी मिलती थी, जिसकी हम खेती किया करते थे, वो काम हमसे छीन लिया है। ऑब्वियस ही बात है, गुस्सा होगा। क्राफ्ट्समैन जो काम कर रहे हैं तो वो और गरीब हो गए, उनसे उनका काम छीन लिया। तो ऐसे ही करके हर एक इंसान जो है उससे अपना काम छीन लिया गया था। फिर हालांकि इनके पास में ऑप्शन थे कि ये इनकी फैक्ट्रीज में, इनकी इंडस्ट्रीज में जा करके काम करे, लेकिन सबको पता है कि वहां पर वो एज अ बॉन्डेड लेबर काम कर रहे थे। अब बॉन्डेड लेबर काम कर रहे हैं तो इनके घर रिटर्न होने की भी सुविधा नहीं थी। इसके बाद में उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट भी किया जा रहा था। तो यहाँ से हमारे इकोनॉमी जो कॉजेज है वो जनरेट होते गए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द tent was the end economy exploitation of the country by the Britishers ने हमारे यहाँ की इकोनॉमी जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद कर ही दी थी। Peasant, artisan was an craftsman suffered poor economic condition under the Britishers, obviously क्योंकि उन्होंने बहुत, और सभी को याद भी होगा कि जब हम लोगों ने लास्ट चैप्टर पढ़ा था तो वहां पर जो अकाल थे वो कोई नेचुरल अकाल नहीं आए थे, वो ह्यूमन मेड थे, क्योंकि वहां पर लोगों के खाने पीने की भी इतनी ज्यादा कमी हो चुकी थी कि भूखमरी आ गई थी, और भूखमरी से भी काफी लोगों की डेथ हो रही थी। द पीजेंट बर्न बाय हैवी लैंड रेवेन्यू लॉस्ट देयर लैंड्स टू लैंडलॉर्ड एंड मनी लेंडर्स। अब इनके पास में बहुत ज्यादा इनको लैंड रेवेन्यू देना पड़ रहा था, तो इन्होंने अपनी जमीन खो दी। इन लोगों ने तो अपनी जमीन खोई, लेकिन जो जमींदार थे उन्होंने भी अपनी जमींदारी के जो राइट्स है वो भी खत्म कर दिए, क्योंकि हमें ये बात पता है कि जमींदारों को उनका जो परमानेंट ऑनर है वो बनाए रखा हुआ था, और उनसे कहा था कि भाई इतना लैंड रेवेन्यू आपको पे करना है। तो अब जब जो पीजेंट्स है, जो फार्मर्स है, वो उन्हें लैंड रेवेन्यू नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जमींदारी दे दी, तो वो आगे चल के फिर कहाँ पे, मतलब एक स्टेप ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो हम सेकेंड स्टेप पे कैसे। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि जमींदारी भी खोनी पड़ी, क्योंकि सिंपल सा बॉन्ड था कि जब तक के आप यहाँ पे लैंड रेवेन्यू पे कर रहे हो, आपकी जमींदारी बनी हुई है, और जमींदारी से मतलब है कि आप वहां के ऑनर हो, और जब आपने लैंड रेवेन्यू देना बंद कर दिया तो आपकी वो ऑनरशिप जो है वो भी खत्म हो जाने वाली है।
ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जमींदारों ने अपनी जमींदारी खत्म कर दी, तो अब ये लोग भी बहुत ज्यादा मतलब गुस्से में हैं कि भाई ऐसे कैसे हो गया। और जब बड़े वर्ग के साथ में कुछ ऐसा होता है ना, मतलब जो हाई सोसाइटी वालों के साथ होता है, तो इनका ईगो बहुत ज्यादा हर्ट होता है। कैसे, देखो अब जो जमींदार है तो इसका इकोनॉमिकली लॉस तो हुआ ही हुआ, लेकिन इसका सोशल लॉस भी होता है। अब सोशल कैसे, क्योंकि देखो जब किसी गांव में आता है जमींदार है, भाई जमींदार आए हैं, जमींदार आए हैं, इस टाइप की बात चलती है ना। लेकिन अब जब उस जमींदार के पास उसकी जमीन ही नहीं है, जमींदारी नहीं है, तो उसकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करेगा। और ऐसा होता है कि आपका स्टेटस एक टाइम में बहुत हाई हो, लेकिन जैसे ही आपके हाथ से आपका प्रॉपर्टी चली जाती है, पैसा चले जाता है, तो आपका स्टेटस वहीं लोअर क्लास में आ जाता है। तो सेम जमींदारों के साथ में भी हुआ। तो उन लोगों को पैसों का तो नुकसान हुआ ही हुआ, इकोनॉमिकली लॉस हुए, लेकिन उनका जो स्टेटस था वो भी खराब हुआ। तो इससे भी वो लोग बहुत ज्यादा दुखी थे और मतलब क्या कहना चाहिए, लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन कोई उन्हें सपोर्ट नहीं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि एक के साथ एक कोई सपोर्ट मिल जाए तो बेहतर होता है लड़ना। तो अभी इनके अंदर सिर्फ वो क्या कहना चाहिए, गुस्सा पनप भर रहा है, अभी वो भड़का नहीं है। फिर उसके बाद में हमारे यहाँ पर बहुत सारे मिडिल और अपर क्लासेस जो थे इंडिया के, ठीक है, स्पेशली जो नॉर्थन एरिया है वहाँ के, पर्टिकुलरली इन द नॉर्थ, ठीक है। तो ये लोग भी जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट कैसे होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो लोग थे तो वो किसी ना किसी इंडियन रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम कर रहे थे। क्लियर, मतलब जो मिडिल है, अपर क्लासेस के लोग हैं, तो वो किसी न किसी रूप में, मतलब चाहे वो कोर्ट हो, वो आर्मी हो, वो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो ये लोग वहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन अब जब ये लोग यहाँ काम कर रहे हैं तो इसमें भी क्या चीज होती है कि ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, इस एम्पायर को अपने अंदर ले लेते हैं। मतलब ये लोग रूरल का जो है वो अपने अंदर मिक्स कर लेते हैं। मतलब सारे की सारे, आगे हम लोगों ने पढ़ा था डलहौजी किस तरीके से सारी रियासत जो है उसको अपने एरिया में ब्रिटिशर्स एम्पायर में मिक्स कर लेता है। अब जब पूरा की पूरा एम्पायर ही उसमें मिक्स हो रहा है, तो यहाँ के जितने भी पोस्ट है वो तो खाली होने वाले हैं, तो उनका जो स्टेटस है वो भी हट गया, तो जो ब्रिटिशर्स है उनके अंडर में चले गए, तो ये लोग भी अनएम्प्लॉय हो गए। द मिडिल एंड अपर क्लासेस ऑफ इंडिया, particularly in the north, were badly affected due to loss of employment. Most of them used to work under the Indian Rural Administration Code and the army. When these states were taken over by the Britishers, these people become unemployed. अब ऑब्वियस सी बातें हैं कि जब आपका पूरा साम्राज्य जा रहा है तो बहुत सारे लोग जो है वो अनएम्प्लॉय हो चुके हैं। अब यहाँ से एक और चीज होंगी, जब ये लोग अनएम्प्लॉय हो चुके हैं, और अच्छे से ध्यान देना कि ये लोग अपर क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, मिडिल क्लास से, तो जब इनके पास अच्छी खासी पोस्ट है तो ऑब्वियसली कि इनका सोशल स्टेटस भी जो है वो बहुत अच्छा था। जब ये लोग लोअर क्लास में मिक्स हो जाते हैं तो भाई सोचो, जिसकी हमने इतने दिनों से तौहीन करते आ रहे थे, फिर जब हम उसी में मिक्स हो रहे हैं तो वो हमारे क्या हाल करेंगे। तो यस, इन लोगों का भी जो सोशल स्टेटस है वो भी बहुत ज्यादा हार्म होने लगता है। अब बहुत सारे मतलब डिफरेंट सेक्शंस थे जहां पर इंडियन सोसाइटी जो है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के जुर्मों को सहन कर रही थी। उनके जो ब्रिटिशर्स रूल्स थे, बहुत गंदे हार्ड जो रूल्स बने हुए थे, उसको झेल रही थी। और इस तरीके से धीरे धीरे क्या हुआ कि हर एक सेक्टर में इनके जो दुश्मन हैं वो बनते गए, है ना, बिकेम स्ट्रॉन्ग एनिमीज ऑफ द ब्रिटिशर्स। जैसे कि वहां पर हमने पीजेंट को उसका दुश्मन बना लिया, इन्होंने खुद ने बनाया, ठीक है। कुछ क्राफ्ट्समैन है, जमींदार है, यहाँ से मिडिल है, अपर क्लास के लोग हैं, तो ये सब धीरे धीरे उनसे ना दुश्मनी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही है अभी कि हम जाके सीधे इनसे लोहा ले ले, है ना, लोहा ले ले मतलब कि हम उनसे जाके डायरेक्टली लड़ाई कर ले। क्यों? क्योंकि इतने पावर हमारे पास में नहीं है। क्लियर। फिर हम थोड़े और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास में पॉलिटिकल कॉजेज आते हैं। तो पॉलिटिकल इसमें क्या क्या होता है, तो देखो पॉलिटिक्स में उस टाइम में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं, मतलब जो भी अपर क्लासेस के लोग हैं, जो भी पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, तो यहाँ पर पूरे की पूरे ब्रिटिशर्स हो गए। क्लियर। अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स है तो इसके अगेंस्ट कौन होगा, जितने भी इंडियन रूरल्स है। तो अब ब्रिटिशर्स की पॉलिटिकल जो चाल है वो क्या रहती है कि जितने भी वहाँ के रूरल्स है तो वहाँ पर वो एक पॉलिसी ऑफ अनेक्सेशन स्टार्ट करते हैं, जिससे कि सब लोगों के बीच में बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी हो जाती है।
अब अनेक्सेशन मीन्स क्या हो रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी राज्य है, स्टेट्स है, रियासत है, उसको अपने ब्रिटिशर्स एम्पायर में ये लोग मिक्स कर लेते हैं। अब मिक्स करने के लिए सीधे सीधे राजा के पास जाएंगे तो वो तो देगा नहीं, है ना। और हम लोग ये कुछ पॉलिसीज जो है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसने बहुत सारी सब्सिडरी अलायंस लाया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर के आया था, जिससे कि क्या हो रहा था कि ब्रिटिशर्स जो है जो इंडियन एम्पायर है उसको अपने अंडर में मिक्स कर रहा था। द पॉलिसी लाइक subsidiary alliance and doctrine of lapse made the Indians lose faith in the British। अब ब्रिटिशर्स से इनका जो विश्वास है वो भी हट रहा था, क्योंकि वो ऐसी ऐसी वाहियात ट्रिक्स लेकर के आ रहे थे जिससे कि वो अपना अपना जो एम्पायर है वो बढ़ा रहे थे और हमारे से हमारे एम्पायर ले करके हमारे राइट्स भी छीन रहे थे। जैसे लॉर्ड डलहौजी जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर के आता है, तो इससे क्या होता है कि जितने भी रूरल्स है, जितने भी राजा है, किंग है, जिनकी अपनी कोई संतान नहीं है, तो पहले क्या होता था कि जब हमारा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो वो कोई बच्चा जो है वो गोद लेता है, अडॉप्ट करता है, फिर वो उसका साम्राज्य है आगे चलाता है। तो लॉर्ड डलहौजी कहता है कि भाई अब यहाँ पर ब्रेक लगाना होगा, ठीक है। अब आपको कोई राइट नहीं है कि अगर आपके पास में कोई अडॉप्ट बेबी है, और उस टाइम होता था, बहुत सारे लोग ऐसे होते थे कि वहां पर उनके अपने जो रिप्रेजेंटेटिव, जो उत्तराधिकारी है, वो नहीं होते थे। अब इसका रीजन ये था कि वहां की अपनी अंदर की जो इनर पॉलिटिक्स होती थी वो, क्योंकि कई बार ना ऐसा होता था कि उत्तराधिकारी के चक्कर में कि मुझे ये एम्पीरियर बनना है, ये करना है, तो इन लोगों को मरवा भी दिया जाता था। ऐसे हमने बहुत सारे इंडियन सीरियल्स में देखा हुआ है। क्लियर? तो इस रीजन से नहीं थे। लेकिन जब अडॉप्ट किया हुआ बेबी है, तो अब वो आपका जो किंग है नेक्स्ट है ना, बिकमिंग जो है वो नहीं बनने वाला है। तो उसकी ये पॉलिसी थी। अब इस पॉलिसी ना से ना बहुत सारे लोग दुखी थे। क्यों? क्योंकि पहले अगर वो दत्तक पुत्र जो है, जो गोद लिया हुआ अडॉप्टेड बेबी है, एटलीस्ट वो भी तो किंग बन जाता था, लेकिन अब तो वो एम्पायर पूरा की पूरा ब्रिटिशर्स को दे दिया जा रहा है, तो इससे कोई भी खुश नहीं रहने वाला है। तो ये चीजें होती थी। तो अवध जो है, सबसे पहले जो है ना, अवध मतलब 1856 में क्या किया गया, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को अपने अंडर कर लिया। अब उसने इसके लिए बहुत ही गंदा सा एक रीजन देता है, जो एक्सक्यूज देता है, वो ये रहता है कि जो नवाब है, अवध का जो नवाब है, वो अच्छे से मैनेजमेंट नहीं देख रहा है, लेकिन जैसे ही हम उसको अपने अंडर ले लेंगे तो क्या होगा कि हम उसको प्रॉपर तरीके से चलाएंगे, ठीक है, जो पूरा हमारा अवध है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, पीपल जो है उनको और ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये वाला सबसे गंदा जो था ना, मतलब हिट हुई थी उस टाइम में, हिट नहीं, सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा अपनी लोकल लैंग्वेज में आ चुकी हूँ, कि अवध को सबसे पहले उन्होंने मिक्स किया, मतलब वहाँ के लोगों का विश्वास लेके कि चलो हम आपको एक अच्छा मैनेजमेंट प्रोवाइड कराने वाले हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि वहां पर ये हुआ कि जैसे ही ब्रिटिशर्स आते हैं तो उनको और ज्यादा टैक्सेस जो है वो पे करने पड़ जाते हैं। The annexation of the friendly state of Navad by Lord Dalhousie in 1856 was also widely resented, especially by the people of Awadh. The excuse that Dalhousie gave for Awadh annexing Awadh was that he wanted to free and people, एक सेकेंड यहाँ पे, to more free the people from Nawab's mismanagement, but in practice the people got no relief। अब वहाँ के लोगों को कोई रिलीफ तो मिलता ही नहीं है, बल्कि the common people had to pay even more taxes। अब उन्हें और ज्यादा टैक्सेस देने पड़ते हैं। ये सिर्फ अवध के साथ नहीं होता है, और भी कई स्टेट्स के साथ में होता है। जैसे कि एक स्टोरी आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुनी होंगी, झांसी की रानी वाली, ठीक है। तो झांसी की रानी की भी जो स्टोरी है वो इन्हीं के वजह से थी कि वो अपने झांसी झांसी जो है वो अपने एम्पायर में मिक्स करना चाहते थे। बट यहाँ पे झांसी की रानी बहुत ही बहादुरी से लड़ी हुई थी, और इनकी बहादुरी के किस्से जो है वो हम अभी तक के सुनते आ रहे हैं ना। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये मेरे पापा मुझे आज भी सुनाते हैं, सॉरी पापा जी। ओके, तो जब अवध को मिक्स कर लिया गया उनके एम्पायर में, तो लोग जो है वो बहुत ज्यादा पैनिक हो गए, एंगर हो गए, इंडियन रूरल जो थे ये सब लोग, क्योंकि सबको पता है कि अवध की बारी है तो धीरे धीरे दूसरे लोग भी होंगे। तो ये जो पॉलिसी है वो और जगह भी यूज की जाती है, नाना साहेब के ऊपर, फिर झांसी की रानी के ऊपर, बेगम हजरत महल के ऊपर अवध में, ठीक है। तो इन सब से क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स हैं इनके दुश्मनों की संख्या जो है वो बढ़ते चली गई, ठीक है। द ब्रिटिश रिफ्यूज टू ग्रांट नाना साहब द
adopted son of Bajirao II, the last Peshwa. The pension head they were paying to his father. अब ये लोग क्या करते हैं, नाना साहब को नाना साहब को जो पेंशन मिलती है वो इससे भी मना कर देते हैं, जो कि जो पेंशन वो अपना बाजीराव को दिया करते थे, बाजीराव के बेटे जो थे नाना साहब थे, तो वो मना कर देते हैं कि भाई अब आपको पेंशन नहीं दी जाएगी और ये आपका कहीं से कहीं तक के राज्य भी नहीं है, क्योंकि हमारी जो पॉलिसी है उसके तहत आप इसके उत्तराधिकारी है ही नहीं। ठीक है, तो सिमिलरली जो झांसी की रानी है इनके साथ में भी ऐसे ही करता है। झांसी की रानी चाहती थी कि जो उनका एडॉप्टेड सन है वो इस अपने जो थ्रोन है उसको चलाए, उसका साम्राज्य संभाले, लेकिन जो ब्रिटिशर्स ऐसे रिफ्यूज कर देते हैं। लेकिन रानी जो है वो क्या करती है कि इनके खिलाफ युद्ध भी लड़ती है और सभी को इनके युद्ध के बारे में भी पता है। द इंडियन रूरल्स नाउ टर्न अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब यहाँ से क्या होता है कि जितने भी इंडियन रूरल्स है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो जाते हैं। पहले तो भाई किसी न किसी तरीके से इनका साथ दिया, जैसे कि वो अपने एरिया में कंपनी खोलना चाह रहे हैं तो इन्हें हम कुछ कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करा देते थे कि ठीक है आप हमारे एरिया में ये कंपनी खोल ले। लेकिन धीरे धीरे जो है ब्रिटिशर्स इन्होंने हाथ बढ़ाने शुरू कर दिए, इन्होंने फैलाने शुरू कर दिए, फैलाना भी नहीं, ये छीनना शुरू कर दिया इन्होंने। ठीक है, ये सारी टेक्निक जो है कहीं ना कहीं छीनने वाली ही टेक्निक हुआ करती थी। तो अब ब्रिटिशर्स जो इंडियन रूरल्स है तो ये लोग भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होना शुरू कर देते हैं। अब इन्हें भी एक मौके की तलाश थी कि किस तरीके से अब हम इनके खिलाफ लड़े और इनसे हमारे साम्राज्य को वापस ले ले। ठीक है, अब इसी के साथ में हम देखते हैं दूसरा रीजन जो कॉजेज है वो है सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज। देखो जस्ट मैंने सबसे पहले भी आपको बताया था कि भारतीय जनता कुछ भी सहन कर सकती है, लेकिन उसके रिलीजन से रिलेटेड कोई भी अगर कोई कुछ करे तो वो बिल्कुल ही सहन नहीं कर सकती है ना। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम आए दिन हमारे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया के ऊपर, न्यूज में हर जगह देख रहे हैं। जहां पे भी आप देखेंगे वहां पर यही होता है और आजकल तो बहुत ज्यादा हो गया है। जय श्री राम वाले है ना, मतलब मैं अगेंस्ट नहीं हूँ लेकिन कई जगह हम बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट भी कर लेते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी ह्यूमैनिटी जो है वही खत्म हो रही है। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म तो ह्यूमैनिटी का होता है और जिसे हम खराब कर रहे हैं। अब सोशल और रिलीजियस कॉसेस के ऊपर बात करें, है ना, हाँ सॉरी मैं ज्यादा पॉलिटिकल नहीं होंगी, ठीक है, वरना स्ट्राइक हो जाएंगी वीडियो पे। अब बहुत सारे जो इंडियन रूरल्स है ये इंडियंस है जो कि पहले की प्रथाओं को फॉलो करते थे। ठीक है, जैसे मैंने आपको जब हम लोग ये प्रथाओं को पढ़ रहे थे तो हमने वहां देखा था कि अच्छा हुआ एक तरीके से कि ब्रिटिशर्स आ गए तो हमारे यहाँ की जो एकदम खौफनाक प्रथाएं थी, जैसे कि सती प्रथा थी। तो सती प्रथा में क्या होता था, सबको पता है कि अगर कोई हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वहां पर क्या होता है कि उस हस्बैंड के साथ साथ में उसकी वाइफ को भी दहन कर दिया जाता है, ये खत्म कर दिया जाता है। तो ब्रिटिशर्स जब आते हैं तो इसको बैन कर देते हैं। ठीक है, ये कुछ एक्ट लेकर के आते हैं, फिर इन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट लेकर के आ गए। अब ब्रिटिशर्स जो इंडियंस है वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर्स ऐसा कुछ करे जिससे हमारे रिलीजन को हानि हो, हमारा सोशल स्टेटस खराब हो, क्योंकि जो भी प्रथाएं हमने बनाई हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म से चली आ रही है और हम उसे खत्म नहीं करना चाहते, जो कि गलत था। मतलब कहीं कहीं पे ब्रिटिशर्स जो है, मतलब इस जो सेक्टर है, इस एरिया में मैं वहां पे ब्रिटिशर्स को सही मानूंगी, क्योंकि उन्होंने इतनी गंदी गंदी जो प्रथाएं हैं वो शुरू की। विडो रीमैरिज एक्ट लाके क्या अच्छा किया, क्योंकि देखो जो लेडी सती प्रथा से बच गई है, ठीक है, जो लेडी सती प्रथा से बच जाती है तो उसकी लाइफ जो है वो जीते जी नर्क टाइप बन जाती है, क्योंकि उसको कहीं भी सोशल गैदरिंग में शामिल नहीं होने दिया जाता था। इवन सोशल गैदरिंग तो छोड़ो, उसको अपने घर के किसी इवेंट में या घर में ही जो मेंबर्स है उसके साथ में फैमिलियर होने नहीं दिया जाता था। वो साथ में खाना नहीं खाने वाली है, वो साथ में कोई भी काम नहीं करने वाली, कुछ भी नहीं, उसे काल कोठरी में बंद करके रखा जाता था। वो किसी भी एरिया में नहीं जा सकती थी या पब्लिक प्लेसेस में नहीं जा सकती थी। तो कहीं ना कहीं तो अच्छा हुआ ना कि हमने उसकी डबल शादी कर ली, वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है। सती प्रथा बंद कर दी, एक जीते जी इंसान को खत्म करने का पाप से तो बच ही गए। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे थे, जैसे कि जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारे हिंदुओं को क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया जा रहा था, है ना। तो अच्छा मेन पॉइंट में आ जाती हूँ मैं। तो हिंदूज को या कोई भी, ठीक है, हिंदू मुस्लिम जो भी हो हमारे यहाँ पर उस टाइम में थे, तो उसे
में कन्वर्ट किया जा रहा था, और ये इंडियंस नहीं चाह रहे थे कि भाई हमारी जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाए, क्योंकि क्रिश्चियन आगे चल के तो उन्हीं के रीति रिवाजों को फॉलो करना है, तो ये नहीं चाहते थे। फिर उसके बाद में जो ब्रिटिशर्स है, इन्होंने बहुत सारे ऐसे लेजिस्लेशन एक्ट लेकर के आए थे बैन करने के लिए। सती प्रथा हो गई, विडो रीमैरिज हो गया, तो इन सबको भी वो नहीं चाहते थे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक कारण बना कि जो हिंदू है, जो इंडियंस है, वो बौखलाए हुए थे कि भाई ब्रिटिशर्स को तो अब भगाना है। इसमें से मैं एक ही वैलिड रीजन मानती हूँ जो एक्चुअल में होना चाहिए था, कि आप किसी भी रिलीजन से हो, आपको उसी को एट द एंड तक फॉलो करना है, ठीक है। अगर आप अपने मन से उसको चेंज करना चाहते हो, हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी है कि हम जिस भी रिलीजन को फॉलो करना चाहते हैं हम उसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर फोर्सफुली हमारे रिलीजन को चेंज कराया जा रहा था, जो कि गलत था। बाकी सती प्रथा के मैं फेवर में थी कि अच्छा हुआ बंद करवा दिया, विडोरी मैरिज जो है वो भी बंद करा दिया। फिर एक सेकेंड, नहीं, अनटचेबिलिटी वहां नहीं था, ओके ओके सॉरी। Some of social legislation act ban on sati made many conservative Indians very uncomfortable. अब बहुत सारे जो conservative Indians थे तो उनके लिए uncomfortable था, और ये उन्हीं के लिए हो सकता है जो कि एकदम क्या कहना रूढ़िवादी लोग जो होते हैं, ठीक है, मतलब अपने रूल्स रेगुलेशन के एकदम कट्टर की कुछ भी हो जाए, प्राण जाए, लेकिन हमारे ये रीति रिवाज कभी भी फेल नहीं होने चाहिए, तो ये उन लोगों के लिए था। They feel that the British, यहाँ पर the था, had no right to interfere in their religion and customs. Religious sentiment were also hurt by the British policy of taxing lands becoming to temple and mosques. अब यहाँ पर वो लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि भैया हमारे मजहब में, हमारे रीति रिवाज में आपका कोई भी इंटरफेयर हो। मतलब ऑब्वियस सी बात है, कोई भी नहीं चाहेगा कि हम जिस भी रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं तो वहां पर किसी का भी कोई भी किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस होना ही नहीं चाहिए। तो अब इसी के साथ में हम नेक्स्ट कॉज की ओर बढ़ते हैं, तो वो है हमारा मिलिट्री कॉजेज। अब मिलिट्री कॉजेज में क्या होता है, तो देखो यहाँ पर मिलिट्री कॉजेज जो है वो मैं दो तरीके से बताऊंगी, एक हम नेक्स्ट कॉज में पढ़ेंगे और एक अभी हम यहाँ पढ़ेंगे। तो मिलिट्री कॉजेज में क्या था कि जो इंडियंस है उसे भी मिलिट्री में शामिल किया जा रहा था। अभी जस्ट हमने पढ़ा था ना सिपॉय करके, राइट। तो सिपॉय, अगर आपको वो टर्म समझ में नहीं आ रहा है तो आप वहां पे उसको सिपाही भी पढ़ सकते हो, क्लियर। सिपाही मतलब सिपॉय वो लोग जो कि इंडियंस है, बट वो किसके लिए काम कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स के लिए, ब्रिटिशर्स आर्मी में वो लोग ऐड है, ठीक है, शामिल है। तो अब क्या हुआ कि जब कंपनी के लिए काम करना शुरू किया, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज स्टार्टेड बाय कंपनी सिपॉय, ठीक है। अब यहाँ से कैसे कि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर काम कर रहे थे, लेकिन इनके साथ में बहुत ही खतरनाक हरकतें हुई। कैसे, क्योंकि जब वो लोग काम कर रहे हैं तो जो कंपनी के मेंबर्स है, जो कंपनी के सिपाही है, आर्मी है, तो उनके साथ में बिहेव ज्यादा बेटर तरीके से किया जाता था एज कम्पेयर टू इंडियंस, ठीक है। अब कैसे, क्योंकि इंडियंस जो है उसको एक तो सैलरी कम दे रहे हो, आप बहुत कम पे कर रहे हो, और जो दूसरे अकोमोडेशंस होते हैं वो भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन वहीं पे जो ब्रिटिशर्स आर्मी है उनको आप हाई पे कर रहे हो, उनको सारे अकोमोडेशंस दे रहे हो, मतलब जो भी फूड और ट्रेवल वगैरह जो भी होता है वो सारी चीजें प्रोवाइड करा रहे हो। फिर जो इंडियंस है उनके लिए कोई भी प्रमोशन का कोई ट्रिक ही नहीं था कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हो तो थोड़े टाइम बाद में हम आपको प्रमोट भी करेंगे, इनके लिए प्रमोशन भी नहीं था, ठीक है। और इनको उनसे दब के ही रहना पड़ता था, और ये इनका कभी भी क्या कहते हैं शैगिंग टाइप से ये सारी भी चीजें होने लगी थी। तो कहीं ना कहीं एक रीजन ये भी था कि भाई ये लोग जब इक्वली काम हम आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप हमें इस तरीके से प्रेशराइज्ड रख रहे हो, आप हमें नहीं, ना तो ढंग से खाना पीना दे रहे हो, अकोमोडेशंस दे रहे हो, ना तो आप हमको सही तरीके से सैलरी पे कर रहे हो, तो फिर क्यों हम आपसे इक्वली काम करें, है ना। लेकिन उनको उनसे ज्यादा काम भी करने पड़ते थे इंडियंस को, क्योंकि वो उनके एज अ गुलाम जो है ना, बॉन्डेड लेबर, इसी तरीके से काम कर रहे थे। अब कुछ फैक्टर्स आते हैं जो इमीडिएट फैक्टर्स थे। अब ये क्या थे, तो भाई सबसे पहले जो इमीडिएट फैक्टर है उसकी डेफिनेशन में बता दूं, कि अभी तक के जितने भी फैक्टर्स थे जो भी हम लोगों ने पढ़े, चाहे वो सोशल रिलीजियस हो, वो आर्मी हो, वो फिर उसके अंदर पॉलिटिकल हो, वो इकोनॉमिकल हो, जो भी रीजंस हमने पढ़े थे, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर सिर्फ एक बॉम्ब बन रहा था, ठीक है। ये जो वो घड़ा होता है ना,
वो भर रहा था, लोगों को गुस्सा आ रहा था, ठीक है, लेकिन ये अभी ब्लास्ट नहीं हुआ था। लेकिन इसको ब्लास्ट करने का काम क्या होता है, देखो जैसे कि एक रस्सी बम होता है ना, ये रस्सी बम है, ये इसकी रस्सी फैली हुई है, ठीक है, तो ये धीरे धीरे पता है ये बढ़ रहा था, जो रस्सी बम है वो बन रहा था, लेकिन इसको अभी तक ये चिंगारी नहीं लगी थी। अब चिंगारी लगाने का काम ये इमीडिएट फैक्टर करता है। अब क्या होता है, 1956 में ब्रिटिशर्स जो है वो इंडियन आर्मी में इनफील्ड राइफल लेकर के आते हैं। अब ये जो इनफील्ड राइफल है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो कार्ट्रिज है, तो वो ये कहते हैं कि ये जो बनी हुई है, जो कारतूस से बनी हुई है, तो इसके अंदर जो मांस लगा हुआ है, वो मांस एक तो गाय का है या वो पिग का है, ठीक है, ठीक है, ये ऐसी एक प्रथा फैली हुई थी। और ये जो कारतूस है इसको मुंह में लगा करके खोलना पड़ता था। अब मुंह में लगाने के लिए खोलना पड़ता था, इंडियन आर्मी जो है वो कर रही थी, ठीक है। अब ये भी जो है झेल रहे थे, द सोल्जर्स हैड टू बाइट ऑफ द ग्रीस्ड फ्रिज्ड बिफोर लोडिंग इट इन द गन। अब गन में पहले भरने से पहले उनको उसको मुंह से खोलना पड़ता था। लेकिन उस वक्त ये रूमर्स भी फैल रहे थे कि ये जो ग्रिस है वो किस तरीके से बनी हुई है, एक तो वो काऊ के फैट से बनी हुई है या तो फिर वो पिग के फैट से बनी हुई है, ठीक है, या लार्ड ऑफ द पिग। अब ये दोनों जो है हिंदू और मुस्लिम के जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है उससे खिलवाड़ था, ठीक है। और मैंने जैसे बताया कि हिंदू सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन वो अपने रिलीजियस से रिलेटेड कोई भी चीज बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता, ठीक है। अब ये चीज यहाँ पर हो जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो इंडियन सोल्जर्स है, मुस्लिम सोल्जर्स है, मतलब हिंदू मुस्लिम कोई भी सोल्जर्स हो, तो दोनों को ही ये चीजें हर्ट कर रही थी। और बस यहीं पे इनका जो ब्लास्ट होता है ना वो शुरू हो जाता है कि अभी तक के हमने आपका इतना झेला, इतना झेला, लेकिन अब इससे ज्यादा हम आपको नहीं झेल सकते। जो पेशेंस का लेवल था ना वो यहाँ पे क्रैक हो चुका था, क्योंकि आप जिस गाय को हम माता मान रहे हैं, आप उसी का मांस हमें मूल्य से लगाने के लिए दे रहे हो, तो ये फेयर नहीं था। तो बस यहाँ से ये चिंगारी जाती है और फिर ये जो रस्सी बम है वो ब्लास्ट हो जाता है। और इसी ब्लास्ट को हम जानते हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857। सो आई होप आपको 1857 के बिहाइंड जो जितने भी रीजंस थे वो यहाँ पर समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। तो ये इमीडिएट फैक्टर था जिसकी वजह से इतने सारे जो कॉजेस थे वो धीरे धीरे पनप के आ रहे थे, और फिर जैसे यहाँ पे चर्बी वाला सेगमेंट आता है तो एकदम से वो जो पेशेंस का ब्लास्ट है वो हो जाता है। अब यहाँ से पेशेंस खत्म हो गया, तो अब यहाँ से हमारा रिवॉर्ड जो है वो शुरू हो चुका है। अब रिवॉर्ड शुरू हो गया है तो ऑब्वियस सी बातें हैं कि इनके आगे की भी स्टोरी अब हमारे पास में होनी ही चाहिए। जी हाँ, तो अब हम कहाँ से स्टोरी हमारी आगे की शुरू करेंगे, जब हमने लास्ट इमीडिएट फैक्टर पढ़ा था, मतलब यहाँ पे जब हम आर्मी की बात कर रहे थे और आर्मी में वो कारतूसों को जो इनफील्ड है वो राइफल जो है उसको खोलने के काम थे, ठीक है, यहाँ से शुरू होगा। तो अब यहीं से स्टोरी अपने आप क्रिएट हो जाती है कि ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ के जो सिपाहीज है उन्होंने मना किया था कि भाई हम अब इसको नहीं खोलने वाले हैं। अब ब्रिटिशर्स इतने अच्छे तो है नहीं कि इंडियंस ने कहा, इंडियन आर्मी ने, कि भाई ये हमारे रिलीजियस को हर्ट कर रहा है तो अब हम इसको नहीं खोलेंगे, तो चलो आप मत खोलो, ऐसा होगा नहीं। उन्होंने भी कुछ अगेंस्ट कुछ एक्शन किया होगा, इन्होंने भी किया, और बस ऐसे ही हमारा रिवॉर्ड जो है वो शुरू हो गया। तो शुरुआत हमारी होती है 1857 में बैरकपुर छावनी से, जो कि बंगाल में है। तो ये शुरू करते हैं मंगल पांडे, ठीक है। मंगल पांडे जो है वो एक यंग सोल्जर थे जिन्हें 29 मार्च 1857 को फांसी पर लगा दिया गया था। तो इन्होंने क्या किया, सिंगल हैंडेड ये इनके साथ में रिवॉर्ड करते हैं, अटैक करते हैं जितने भी अपने सुपीरियर है, मतलब उनकी जो आर्मी है वहां पे जितने भी सुपीरियर जो इनके चीफ होते हैं, तो इनके ऊपर ये अटैक कर देते हैं कि भाई अब हम ये सहन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में जो मंगल पांडे है, तो सॉरी मंगल पांडे ने किया। मंगल पांडे के बाद में जो है फिर ये मेरठ में भी शुरू हो जाता है 24 ऑफ अप्रैल 1857 में यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो मेरठ के जो सिपाही है वो भी इन चीजों को मतलब अगेंस्ट हो जाते हैं कि हम ये ग्रीस्ड जो कार्ट्रिज है उसको यूज नहीं करने वाले हैं, तो यहाँ पे शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे शुरू होता है तो क्या हुआ कि वहां पर तो उन्होंने मंगल पांडे को फांसी दे दी थी, ठीक है, इसलिए हम मंगल पांडे को 15 अगस्त के दिन इतना ज्यादा याद करते हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन सबको याद करते हैं, ठीक है। तो मंगल
मंगल पांडे का रीजन हमें पता चला क्यों, क्योंकि इन्होंने इनके खिलाफ आवाज उठाई थी, इन्होंने अपने जितने भी सुपीरियर्स है इनके ऊपर अटैक किया, वो भी सिंगल हैंडेड, और इनका रिजल्ट क्या हुआ कि इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, सोल्जर हु वाज हैंग्ड ऑन 29th of March 1857। अब मेरठ में भी सेम केस स्टार्ट होता है, लेकिन मेरठ में क्या होता है कि यहाँ पर 85 लोगों को डिसमिस कर दिया जाता है और इन्हें 10 साल की इम्प्रीजमेंट में भेज दिया जाता है। मतलब इन लोगों ने मना किया था कि भाई हम ये काम नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ये जो इन राइफल्स है हम इसको नहीं खोलने वाले हैं। तो इसके अगेंस्ट में क्या होता है कि ठीक है तुम्हें नहीं खोलना ना, चलो तुमको बर्खास्त कर देते हैं काम करने से। ऐसा नहीं होगा कि हम आपको आपकी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग काम प्रोवाइड कराने वाले हैं। ठीक है, वो काम तो प्रोवाइड नहीं कराया बल्कि इन्होंने उसको निकाल दिया। जितने 85 लोग थे, 85 पीपल्स थे, तो इनको वहां से निकाल दिया, और निकालने के साथ ही साथ क्या किया, इनको 10 साल की जेल भी दे दी गई कि लो भाई अब वहां पे खुशी से रहो। ठीक है, और इनकी जेल है मतलब प्रताड़ना से किसी तरीके से कम नहीं है। अब इसी के साथ में क्या होता है, दूसरे दिन द वेरी नेक्स्ट डे, अब जितने भी गुस्से वाले इंडियन सोल्जर्स थे तो इन्होंने मेरठ पे अटैक करते हैं, और जितने भी इनके लोग थे इनको सबको वहां से रिहा कर लेते हैं। और उसके साथ साथ अब रिहा इजीली तो होगा नहीं, तो ये जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर है उन लोगों को मार देते हैं, और यहाँ से वो कर देते हैं ना, डिक्लेयर्ड अ मास रिवॉल्ट। अब यहाँ से क्रांति जो है वो शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, अब 1857 की क्रांति में तो आ चुके हैं, अब धीरे धीरे जो क्रांति है वो दूसरे एरिया में भी फैलने वाली है। तो जब जैसे ही इन लोगों ने उनको मतलब क्या किया, मतलब अपने काम से बर्खास्त कर दिया और उनको 10 साल की कैद दे दी, तो दूसरे ही दिन इनके साथी क्या करते हैं, उनको वहां से रिहा कर लेते हैं। वहां के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं, मतलब उनको मार ही देते हैं। ठीक है, अब मार देते हैं, उसके साथ में यहाँ पर रिवॉर्ड की जो बिगनिंग है वो भी शुरू हो जाती है। अब ये रिवॉर्ड जो है वो धीरे धीरे ना अलग अलग एरिया में भी फैल जाता है। अब ये रिवॉर्ड दिल्ली में जैसे ही पहुंचता है तो वहां पर जो पावरलेस मुगल एम्पायर बहादुर शाह रहते हैं। ठीक है, अब बहादुर शाह के पास में इतने पावर्स तो बचे नहीं हैं कि वो पूरा एक मुगल एम्पायर है, तो वो मुगल एम्पायर जो है तो उसको डिक्लेयर कर, ठीक है, उनको क्या करते हैं कि ये जो रिवॉल्ट हो रहा है तो उसका एक ऑफिशियल लीडर इनको डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, अब बहादुर शाह भैया मानने को तैयार नहीं है कि मैं यहाँ का ऑफिशियल लीडर होऊंगा। तो ये लोग कहते हैं कि भाई साहब क्योंकि आप एक पॉलिटिकल मेंबर हो, ठीक है, आपके पास में मतलब एक एम्पीरियर रह चुके हो, आप एक ऑलरेडी राजा हो, तो आपको हम सिर्फ ऑफिशियल बना रहे हैं, लेकिन आपको कामकाजी बिल्कुल भी नहीं बना रहे हैं। ठीक है, जितने भी काम होंगे वो सारे हम देखने वाले हैं, लेकिन आपको सिर्फ उसको लीड करना है आपके नाम के ऊपर। अब बहादुर शाह को दिक्कत क्या हुई कि हो सकता है भाई कि ब्रिटिशर्स ये ना समझे कि मैं ऑफिशियल नहीं बल्कि वर्किंग लीडर भी हूँ। ठीक है, लेकिन बहुत कुछ सोच समझने के बाद में, बहुत सारे हेजिटेशन के बाद में बहादुर शाह जो है वो ये परमिशन दे देता है कि ठीक है भाई चलो मैं आपका लीडर बनता हूँ। और फिर बस वो कह देते हैं आफ्टर अ लॉट ऑफ हेजिटेशन बहादुर शाह रॉट लेटर टू ऑल द रूरल ऑफ इंडिया अर्जिंग them to organize a कॉन्फे डेरसी। अब यहाँ से रिवॉर्ड जो है वो हर तरफ फैलना शुरू हो जाता है। अभी तक के तो हम लोगों ने मेरठ में, ठीक है, बैरकपुर छावनी में ही रिवॉर्ड देखा था, लेकिन धीरे धीरे ये वाला जो रिवॉर्ड है वो नॉर्थन एरिया में, सेंट्रल एरिया में यहाँ पर भी फैल जाता है। इवन जो बिहार है, बिहार भी इसको ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, अब इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेंटर्स होते हैं जैसे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, अरा इन बिहार। तो ये सारे जो है इनके सेंटर्स बनते हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर जो है इनके एक सिंबॉलिक लीडर थे, या जो क्या कहना चाहिए ऑफिशियल जो लीडर है वो एज इसके काम कर रहे थे, लेकिन जो एक्चुअल काम कर रहे थे वो कोई और था। ठीक है, बट द लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया एंड बिहार ज्वाइन द रिवॉल्ट। अब ये सारे जो है अलग अलग लोग जो है इन लोगों ने भी इसको ज्वाइन किया। द इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ द रिवॉल्ट वर दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी and Arha in Bahar. In Delhi, the aged Imperial Bahadur Shah was symbolic leader, but the headed by General Bakht Khan at Kanpur. अब जो एक्चुअल लीडर थे यहाँ पे लाइन जो है वो रिपीट हुई है, ओके सॉरी फॉर दैट। अब जो बहादुर शाह जफर है वो सिर्फ एज अ सिंबॉलिक
सिंबॉलिक लीडर या ऑफिशियल लीडर थे, लेकिन एक्चुअल काम कौन देख रहा था? बख्त खान, ठीक है, जो कानपुर में था, वो इन्हें लीड कर रहे थे कानपुर से। क्लियर? अब हम धीरे धीरे और आगे बढ़े तो ये वाला जो रिवॉल्ट है, रिवॉल्ट वाज लेड बाय नाना साहब। अब नाना साहब ने भी इसको ज्वाइन किया। क्यों? क्योंकि देखो ये लास्ट कौन थे? पेशवा थे, ठीक है, ही अडॉप्टेड सन ऑफ द लास्ट पेशवा। सबने पढ़ा, बाजीराव द्वितीय जो है उनके ये दत्तक पुत्र थे, मतलब अडॉप्टेड सन थे। और ब्रिटिशर्स ने कह दिया था कि भाई हम अडॉप्शन वाले जो बेबी है उनको हमारी सत्ता नहीं दे सकते, तो आपका जो एम्पायर है वो हमारे ब्रिटिशर्स एम्पायर में मर्ज होना जाना चाहिए। तो अब नाना साहब कहते हैं कि चलो भाई बदला लेने के लिए समय आ गया है, मैं मेरा साम्राज्य उनमें विलय नहीं होने दूंगा। तो अब ये यहाँ पर क्या करते हैं, इनके मतलब उनके खिलाफ जो रिवॉल्ट है वो शुरू होते हैं। द चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ नाना साहब फेल ऑन द शोल्डर ऑफ तंत्या तोपे, वन ऑफ हिज मोस्ट लॉयल कमांडर। अब जो नाना साहब है उनके बिहाफ पे उनका जो सबसे फेमस और सबसे इंटेलिजेंट बहादुर बोलना चाहिए जो सोल्जर है, तात्या टोपे, वो थे। और तात्या टोपे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तात्या टोपे वॉन इमोर्टल फेम बिकॉज ऑफ पेट्रियोटिज्म, डिटरमाइंड फाइटिंग एंड स्किलफुल गोरिल्ला ऑपरेशंस। तो भाई इनके पास में वो गोरिल्ला जो पद्धति होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि इसके थ्रू वो अपना पूरा की पूरा युद्ध जो है वो भी लड़ सकते थे। वो एक डिटरमाइंड फाइटर थे। तो ये सारी खूबियाँ उनको और ज़्यादा स्पेशल बनाती है। फिर हम थोड़े और आगे बढ़ करके देखें तो भाई सबने पता है कि हमने झांसी की रानी के बारे में भी पढ़ा है। तो झांसी जो है वो भी इसमें मर्ज करना चाहते थे ना, तो जो डलहौजी की टेक्निक थी उसके थ्रू झांसी भी जाना चाहता था, लेकिन झांसी में भी रानी कह देती है कि भाई हमें तो इसमें मिक्स नहीं करना है, हम तो युद्ध करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी युद्ध हो जाता है और झांसी की रानी जो है वो बहुत ही बहादुरी से लड़ती है और लड़ते लड़ते एट द एंड वो भी अपने प्राण जो है वो त्याग देती है, ठीक है। हालांकि जो 1857 का युद्ध था, जो क्रांति थी, रिवॉल्ट था, उसमें हमें सक्सेस नहीं मिली थी, लेकिन वो हमारी स्टार्टिंग थी और वो भी बहुत अच्छी स्टार्टिंग थी, ठीक है। लखनऊ की बात करें तो हजरत महल जो है, बेगम ऑफ अवध जो है वो यहाँ पर अपने हिसाब से अपना जो युद्ध है वो लड़ रही थी, मतलब उसको लीड कर रही थी। और वो क्यों कर रही थी? क्योंकि वो अपने बेटे बिरजीज कदर को नवाब बनाना चाहती थी लखनऊ का, तो वो उसके बिहाफ पे अपना काम कर रही थी। झांसी की रानी झांसी के लिए कर रही थी क्योंकि वो भी अपने अडॉप्टेड सन को अपना एम्पायर जो किंग है वो बनाना चाहती थी। कुंवर सिंह के ऊपर बात करें तो ये जगदीशपुर के जो अराह है, बिहार में अराह जो है वहाँ के जमींदार होते हैं। तो वो बिहार के रिवॉर्ड के ऑर्गेनाइजर होते हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर, ओके। तो ये इनको वहाँ पर लीड करते हैं। हालांकि 80 साल के थे, लेकिन भाई वो आउटस्टैंडिंग मिलिट्री थी इनके पास में। ही वॉज एन आउटस्टैंडिंग मिलिट्री लीडर, ओके। अब इन सब के अलावा अपार्ट फ्रॉम दीज लीडर्स इन नॉर्थर्न एंड सेंट्रल इंडिया देयर वर पॉपुलर सिविलियन रिवॉर्ड्स। अब इतने सारे जो लीडर्स के रिवॉर्ड हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक के हमने बहुत सारे लीडर्स के पढ़े हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कि लखनऊ की जो बेगम है वो भी यूज कर रही है, मतलब लड़ रही है, नाना साहब लड़ रहे हैं, ठीक है। बिहार के ये कुंवर सिंह जो है वो भी लड़ रहे हैं। इधर हमने झांसी की रानी को भी पढ़ा, ठीक है, लक्ष्मीबाई वो भी लड़ रही है। तो ये सारे बड़े बड़े लोग लड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा ये भी होता है कि जो नॉर्मल पॉपुलर जो पॉपुलेशन होती है, वहाँ की जो सिविलियन होते हैं, ये भी अपने रिवॉर्ड जो है इसमें ज्वाइन कर लेते हैं। द कॉमन पीपल टू join the revolt, often fighting with spear, axes, bows, arrows and lathis। देखो उनके पास इतने ज्यादा हथियार नहीं थे, ठीक है, मतलब जो होने चाहिए, जो कि बंदूकें, राइफल्स, जो कि ब्रिटिशर्स के पास में है, लेकिन इनके पास में वो सारी चीजें नहीं थी। उसके बाद में भी ये लोग वहां पर युद्ध लड़ रहे थे। किसी के पास में अपने धनुष थे, किसी के पास में लाठी थी, स्पेस थे, एक्सेस थे। तो इन सब के थ्रू जिसके पास जो चीजें अवेलेबल है उसी से वो अपने युद्धों को लड़ रहे थे। क्लियर? अब एंड ऑफ द रिवॉल्ट। अब देखो, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर आज़ादी तो मिली नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि रिवॉल्ट जो है वो यहीं खत्म हो जाता है ना। तो यहाँ पर इतनी सारी जब चीजें हो रही है तो ब्रिटिशर्स जो है वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि भाई अगर हमने इस रिवॉल्ट को यहाँ पर खत्म नहीं किया तो ये हमें भगा के ही मानेंगे, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स जो है इनके पास वो ज्यादा पावरफुल रहते हैं, ठीक है, मतलब हमारे कंपेरिजन में उनके पास पावर ज्यादा थी। उनके पास सबसे बड़ा कि उनके पास में क्या वेपन्स थे जो कि हमारे पास नहीं थे। उनके पास
पास यूनिटी थी जो हमारे पास नहीं है। हालांकि हम लड़ रहे थे लेकिन हम अपने अपने लेवल पे लड़ रहे थे, ठीक है। हमारे यहाँ का जो इनर पॉलिटिक्स है वो तो बहुत ही ज्यादा खराब था, तो जिसके वजह से हमें 1857 में इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, ठीक है। हमें ये यूनिटी, ये पावरफुलनेस जो है, इन सबको लाने में बहुत साल लग गए। फिर हम 47 में कहीं जाके आजाद होते हैं, क्लियर। तो ब्रिटिशर्स जो है वो इस रिवॉल्ट को दबाने की कोशिश करती है। ब्रिटिशर्स डिसाइडेड टू सप्रेस दिस पावरफुल रिवॉल्ट विद ग्रेट सेवर्टी। अब क्या करते हैं ये लोग, 1857 सितंबर में बहादुर शाह को क्या करते हैं, एक नॉर्मल इम्प्रीजमेंट में भेज देते हैं कि भैया जाओ, अभी तक क्या बड़े लीड कर रहे थे ना। और बहादुर शाह जफर क्यों डर रहे थे लीड करने के लिए, क्योंकि उन्हें यही डर था, क्योंकि जब भी हम पकड़े जाएंगे तो क्योंकि मैं तो लीडर हूं तो सबसे पहले भाई लोग मेरे पे धरना धरेंगे, ब्रिटिशर्स, राइट। तो यही होता है। बाद में क्या होता है, उनके उनके जो वाइफ है उसके साथ में इन्हें रंगून में इम्प्रीजन के लिए भेज दिया जाता है, वहीं पे इनको कैद कर दिया जाता है, ठीक है, एक नॉर्मल पेंशन के ऊपर। झांसी की रानी जो है वो युद्ध लड़ते लड़ते मतलब अपने आप को खत्म कर देती है इन 1858 में। ताते टोपे जो है वो जंगल में भागते रहते हैं, मतलब जो हमारा सेंट्रल इंडिया है वहां पर भागते रहते हैं, और वो तब तक एक गुरिल्ला वार यूज करते हैं, मतलब लड़ते रहते हैं गोरिल्ला मेथड के थ्रू जब तक कि वो मारे नहीं जाते, क्लियर। तो यहाँ पर हमारा एंड ऑफ रिवॉल्ट होता है। अब हम देखने वाले हैं कॉजेस फॉर द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट, क्योंकि भाई इतनी मेहनत की, इतने लोग, इतने बड़े बड़े लीडर्स लोगों ने इसको लीड किया था, फिर भी बड़े बड़े लीडर्स, मैं मंगल पांडे की बात कर रही हूँ और भी बाकी जितने भी आए, झांसी की रानी आई, लखनऊ की बेगम आई, इन सब के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है, कुंवर सिंह आए बिहार से। तो इसके बाद में भी हमारा जो रिवॉल्ट है वो फेल क्यों हो जाता है। तो अब हम उसके मेन मेन कॉजेस देखें तो जो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि सबसे बड़ी दिक्कत कि हमारे पास में यूनिटी नहीं थी, हमारे पास में वेपन्स नहीं थे, ठीक है, हमारे पास में एक प्रॉपर प्लान नहीं था, क्योंकि जब आप एक प्रॉपर प्लान बना के काम करते हो तो ऑब्वियसली वो सक्सेसफुल होता ही है। लेकिन हमारे पास में इन सारी चीजों की बहुत ज्यादा कमी थी, ठीक है। जितने भी लोग लड़ रहे थे वो बहुत बहादुरी से लड़ रहे थे, जितने भी सैनिक थे, रिबल्स थे, ठीक है। लेकिन क्या था, हमारे पास में मॉडर्न वेपन्स बिल्कुल भी नहीं थे जो कि ब्रिटिशर्स के पास में थे, क्लियर। तो हम हमारे अपने वेपन्स के साथ लड़ रहे थे जो उस हमारे इतने मॉडर्न नहीं थे, ठीक है, हमारे वेपन्स ठीक थे बट उतने अच्छे नहीं थे। फिर उसके बाद में जो हमारे जितने भी लोग लड़ रहे थे, जितने भी ग्रुप्स थे, ठीक है, उनके पास में कोई कॉमन प्लान नहीं था, ठीक है, कोई एक्शन नहीं था, कोई सेंट्रलाइज लीडरशिप नहीं थी कि ऐसा होना चाहिए ना कि जैसे कि हम कोई ग्रुप वर्क करते हैं तो वहां पे एक लीडर होता है, वो एक प्लान बनाता है और उसके ऊपर सारे लोग काम करते हैं, ठीक है। और हमारे पास में एक लीडरशिप जो है उसकी सबसे बड़ी एब्सेंस थी, ठीक है, जो अपने अपने एरिया में सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे थे, ठीक है, जिसको जिस तरीके से काम आ रहा था। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि हमारे पास में लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी था, ठीक है, कोऑर्डिनेट भी नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। फिर हमारे पास में जितने भी लोग थे वो अलग अलग पार्ट से बात कर रहे थे, ठीक है, पूरे कंट्री जो है वो सारे अलग अलग एरिया से मतलब काम कर रहे थे, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी नहीं जम पाया था, ठीक है। अब हमारे रेबल्स के पास में कोई फ्यूचर का प्लान भी नहीं था, ठीक है। अब फ्यूचर प्लान मतलब आगे चल के अगर हम पकड़े भी जाए तो हमें क्या करना चाहिए, उससे क्या करना चाहिए, मतलब एक प्लान के साथ में काम करते हैं, और ये प्लान ही एब्सेंट था। नो प्लान अबाउट द फ्यूचर पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमी इफ द ब्रिटिशर्स वर ओवरथ्रोन, ठीक है, अगर हम ब्रिटिशर्स को हरा भी देते हैं तो उसके बाद में हमारे पास में क्या एक प्रॉपर प्लान होने चाहिए। तो ये सारी चीजें भी हम इंडियंस के पास में उस वक्त नहीं थी, क्योंकि भाई धीरे धीरे हमारा गुस्सा फूटा हुआ था तो हम आंदोलन कर रहे थे, बट हमारे पास यूनिटी, देखो सारी की सारी चीजें जो है वो एक यूनिटी से बंधी हुई है। अगर हम एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट कर पाते, हम हमारे पास एक अच्छा प्लान होता, तो हम क्यों नहीं, हम 1857 में ही इंडिपेंडेंस ले लेते इन लोगों से, ठीक है। फिर उसके बाद में माइटी टू सेंट्रल इंडिया, हमने सिर्फ हमारा जो विद्रोह है, जो रिवॉल्ट है, उसको सेंट्रल इंडिया तक के ही रखा था, ठीक है, मतलब नॉर्थन और कुछ ईस्टर्न जो एरियाज थे वही थे, बट हमें ऑल ओवर इंडिया में भी इन्हें फैलाना था। फिर हमारे जो नेटिव रूरल्स थे तो इनका जो अनसिंपैथेटिक जो एटीट्यूड है, जो कि एक बुरा सा एटीट्यूड था वो, क्योंकि पहले मैंने वही बताया ना कि हमारे यहाँ की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वही खराब थी, क्योंकि हमारे पास वही यूनिटी नहीं थी, क्लियर। तो ये एटीट्यूड भी कहीं ना कहीं हमें हमारे लिए मतलब हमारी क्या हमारे फेलियर के लिए जिम्मेदार है। फिर उसके बाद में हमारे जो
मनी लेंडर्स थे, मर्चेंट्स थे, जमींदार थे, तो इनकी हॉस्टिलिटी भी बहुत ज्यादा खराब थी। ठीक है, मतलब यूनिटी वाला जो है ना, तो हर एक रीजन आपकी यूनिटी से ही कनेक्ट होने वाला है। फिर ब्रिटिशर्स के पास में एकदम अच्छी स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, उनके पास में अच्छे वेपन्स थे जो कि हमारे पास नहीं थे उस टाइम में। अब क्योंकि अगर हमारे पास में अच्छे वेपन्स होते, अच्छी आर्मी होती, हालांकि आर्मी का उनका आधे से ज्यादा परसेंट तो हमने ही दिया था, लेकिन उनकी जो आर्मी थी भाई वो बहुत ज्यादा वफादार थी। ठीक है, एज कम्पेयर टू आर। ठीक है, हमारी इतनी ज्यादा वफादार नहीं थी। ठीक है, हमारी थी वफादार, बिल्कुल थी, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या था कि हमारे यहाँ ज्यादातर जो है ना, मतलब हमारे जाति भेद बहुत ज्यादा चल रहा था। ठीक है, कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा था, तो कहीं ना कहीं ये वाला भी जो पॉइंट है वो वहां पर इफेक्ट करता था। फिर हमारे पास में वेपन्स बहुत अच्छे नहीं थे, हम अपने लोकल वेपन्स के साथ में फाइट कर रहे थे और उनके पास में बहुत अच्छे वेपन्स थे। फिर दूसरा, ब्रिटिशर्स जो है जब भी काम करते थे तो उनके पास में उनका एक प्लान हुआ करता था, लेकिन हमारे पास में हमारा कोई भी प्लान नहीं था। ठीक है, क्योंकि देखो ब्रिटिशर्स जैसे बिजनेस पर्पज से यहाँ पर आए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने प्लान के थ्रू आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने पूरा इंडिया ही हथिया लिया था। लेकिन हमारे पास में कोई भी हमने प्लान नहीं रखा था, कोई भी हमारे पास लीडरशिप जो थी, जो रेबल्स की लीडरशिप होती है वो भी हमारे पास में नहीं थी कि कौन लीड करेगा किस तरीके से। अगर जो लीड कर भी रहा है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर रहा था। फिर हमारे पास में जितने भी रेबल्स थे वो अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं थे। ठीक है, जैसे कि आर्मी, जो ब्रिटिश आर्मी थी जिस तरीके से ऑर्गेनाइज थी, तो हम उस तरीके से उतने अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं थे। और सबसे बड़ा सोर्स यहाँ पर एक और आता है कि हमारे हमारे यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो भी नहीं था। ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ब्रिटिशर्स की देन थी यहाँ पर। क्लियर, तो सबसे पहला उत्तराधिकार किसका होगा उसके ऊपर, ब्रिटिशर्स का ही होगा, जिसको हम प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, जब हम डीपली इसके अंदर बहुत सारी स्टोरीज पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि किस तरीके से हमारे यहाँ के फ्रीडम फाइटर ने इनके जो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन थे, ट्रांसपोर्टेशन थे, उसको यूज किया हमारे खुद के लिए। हमने रेलवे ट्रैक से ट्रेन लूटी, हमने कम्युनिकेशन जो रातों रात किया गया। ठीक है, लेकिन उस टाइम तक के इन 1857 हमारे पास में कोई अच्छा कम्युनिकेशन नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं था। तो ये सारे रीजंस थे जिसके वजह से हमारा 1857 का रिवॉर्ड जो है वो फेल होता है। ठीक है, अब ये तो फेल होता है, यहाँ से एक बात पता चल गई कि यहाँ पर जो हमारा जो रिवॉर्ड था वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो इससे कितनी चीजें क्लियर हुई, सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स है उनने देख लिया कि भाई वो कितनी ज्यादा पावरफुल है, स्ट्रांग है, कि उनने हमारे के जो रिबल्स के जो रिवॉर्ड थे उसको दबा दिया। ठीक है, पावरफुली टेक्निकली उसने हमें पूरी तरीके से दबा दिया था कि भाई अब हम डबल नहीं होंगे। लेकिन यहाँ से ब्रिटिशर्स को एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर हम इंडियंस को नहीं दबाते तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हमें यहाँ से खदेड़ देते। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अब यहाँ से वो और ज्यादा क्या कहना चाहिए, सतर्क हो गए, केयरफुल हो गए कि अगर फिर से इंडियंस को मौका मिला तो वो जरूर हमारे लिए कोई ना कोई एक्शन लेंगे। अब ये जो इंडियन जो रिवॉर्ड था इन 1857, तो इससे क्या होता है, ब्रिटेन तक की ये बात जाती है। अब ये बात जाती है तो वहां से पता चलता है कि भाई किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर इतना आतंक फैलाया हुआ है, जिससे कि इंडियंस जो है इतने ज्यादा बौखला गए हैं। तो अब क्या होता है, एक पार्लियामेंट एक्ट पास होता है। ठीक है, 1885 में। अब ये क्या करता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में जितने भी राइट्स थे, पावर्स थे, तो वो शिफ्ट हो जाता है ब्रिटिश क्राउन में। अब इंडिया जो है जो रन करने वाला है तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू नहीं चलेगा, वो ब्रिटिश क्राउन के थ्रू चलेगा। मतलब हर चीज की रिपोर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश क्राउन को देनी होगी। ठीक है, अब भारत जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन न रह करके ब्रिटिश क्राउन के अधीन होने वाला है। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रूलिंग इंडिया। अब इंडिया को चलाने की डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको मिल चुकी है, ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिल चुकी है। ब्रिटिश जो है गवर्नमेंट वो ये भी प्रॉमिस करती है कि अब हम किसी भी तरीके से फ्यूचर में, यहाँ पर फ्यूचर है, ठीक है, फ्यूचर में अब किसी भी इंडियन किंगडम्स को, इंडियन रूरल्स को हम एनेक्स्ड नहीं करने वाले हैं। मतलब उसकी रियासत को हम अपने अधीन मतलब हमारे अंडर नहीं लेंगे। ठीक है, लेकिन वो ये भी प्रॉमिस लेती है कि ठीक है, आपको अडॉप्टेड सन के थ्रू अपनी रियासत को चलाना है, बिल्कुल चलाओ, लेकिन उसे भी हमारे अधीन रहना पड़ेगा। ठीक है, वो अपने आप को इतना किंग नहीं समझेगा कि ठीक है मैं अपना राज्य चला रहा हूँ, दैट मीन आई एम द किंग। ठीक है, ये एटीट्यूड उसके पास नहीं होना चाहिए। उसकी मेंटेलिटी यही हो कि वो ब्रिटिश
ब्रिटिशियर्स के अधीन है या ब्रिटिशियर्स मोनार्च में काम कर रहा है। ठीक है, ये ब्रिटिशियर्स जो है इन्होंने अपनी ये कंडीशन रखी हुई थी। फिर ब्रिटिशियर्स एक चीज और इंश्योर कराते हैं कि अभी तक के हमने जो आपके रिलीजियस इंटरफेयर किए थे, ठीक है, आपके सोशल और रिलीजन में जो भी इंटरफेयर किए थे, अब हम वो नहीं करने वाले हैं। क्लियर, वो क्लियरली मना कर देते कि ठीक है अब हम आपके इसमें ये इतना इंटरफेयर नहीं करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं मानो कि 1857 का जो युद्ध था, ये जो रिवॉल्ट था, वो फेल नहीं हुआ था। क्यों? वो भले ही मतलब फेल हुआ था, हम डायरेक्टली ब्रिटिशर्स को नहीं भगा पाए थे, लेकिन उसने बहुत सारे चेंज कर रखे थे। ठीक है, सबसे पहला कि उन्हें ब्रिटिशर्स को दिखा दिया था कि हम भी पावरफुल हो सकते हैं और है। ठीक है, हालांकि हमें वो यूनिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी हम आपको भगाने की हिम्मत रखते हैं, हम भी चेंज लाने का हौसला रखते हैं। ठीक है, उनने ये सारी चीजें क्लियर कर दी थी। फिर उनने जो जितने भी किंगडम्स थे उनका जो खोया अधिकार था वो भी उन्होंने उसको वापस दिलाने का काम किया। तो भाई ये था हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग आपके माइंड में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का, क्योंकि यहीं से हमारे पास में एक टर्निंग पॉइंट आता है और यही हमारा टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ के जितने भी ग्रेट लीडर्स थे, तो इनकी जो फाइट है ये सारी याद रखी जाएंगी। अगर वो यहाँ से शुरुआत नहीं करते तो क्या होता कि आगे चल के जो हमें इंडिपेंडेंस मिली है वो हमें कभी मिल ही नहीं पाती। तो हमारा जो स्टार्टिंग टर्निंग पॉइंट है वो तो यही होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि हाँ भाई 1857 का जो रिवॉल्ट था, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 था, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी हिस्ट्री के अंदर।